आरिफ फूफी जान का इकलौता बेटा था। जिन दिनों में 8वीं जमात में पढ़ती थी, मेरी मंगनी आरिफ से हो गई। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। जब इसने एफएससी कर लिया तो इसे बैरून मुल्क जाने का शौक हुआ, लेकिन फूफी जान के माली हालात ऐसे ना थे कि वो इस ख्वाहिश को पूरा कर पाती। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और बेवा माँ के लिए बेटे की ख्वाहिश पूरी करना आसान ना था। इन्होंने कुछ कोशिश की, मगर वो रकम का इंतज़ाम ना कर सकी। जब मुझे पता चला कि आरिफ तालीम छोड़कर नौकरी करना चाहता है, और वो भी बैरून मुल्क जाकर, तो मैं परेशान हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि महज पैसे ना होने की वजह से वो अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर सके। पूरी रात जागती रही, यही सोचती रही कि अब क्या किया जाए, पैसे कहाँ से आए, मैं आरिफ की कैसे मदद करूं। तब मैंने अपनी सहेली से मशवरा किया। वो बोली कि मेरे मामूजाद भाई अरशद बहुत दौलतमंद हैं, करोड़पति बाप का बेटा है। तुम कहो तो मैं इससे तुम्हारे लिए मदद मांग लूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि इसे यकीन आ जाए कि मैं तुम्हारे लिए मदद मांग रही हूँ। और हाँ, तुम आरिफ को अपना मंगेतर ना बताना। अगले दिन मैं अपनी सहेली के साथ इसके कज़न के दफ्तर चली गई। मैंने अरशद को बताया कि आरिफ मेरा कज़न है और फूफी जान बेवा हैं, जो बेटी की ख्वाहिश पूरी ना कर पाने के बाइस अफसरदा रहती हैं। मैं अपनी फूफी की खुशी के लिए आपसे कर्जे हसना लेना चाहती हूँ ताकि इनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। आरिफ की नौकरी लग जाएगी तो वो फ़ौरन रकम हमें भिजवा देगा। यूँ मैं आपका कर्ज उतार दूंगी। अरशद कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने अपनी मेज़ की दराज खोली और एक खती रकम लिफाफे में रखकर मेरे हवाले कर दी। मैं तो खुशी से जैसे पागल हो गई। यकीन नहीं आ रहा था कि एक अजनबी आदमी मुझ पर एतबार करके इतनी बड़ी रकम मेरे हवाले कर सकता है। बहरहाल इसने मुझ पर एतबार कर लिया। दफ्तर से निकलकर मैं सीधी फूफी जान के घर गई। मेरी सहेली भी साथ थी। मैंने फूफी को रकम का लिफाफा दिया और कहा कि रमशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है और ये रकम मैंने इससे उधार ली है। इसके वालिद मिल ऑनर और बहुत अमीर आदमी हैं। इनके लिए इतनी रकम की कोई ख़ास अहमियत नहीं। आप ये आरिफ को दे दें ताकि वो मुल्क से बाहर जा सके। फूफी रकम लेने पर तैयार ना थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रकम ली। रमशा ने भी इन्हें कहा कि जब आरिफ भाई की नौकरी लग जाएगी तो आप ये रकम वापस लौटा दीजिएगा। जब आरिफ को मालूम हुआ कि मैंने अपनी सहेली से रकम का इंतज़ाम किया है तो वो बहुत खुश हुआ और फ़ौरन भाग दौड़ करके बैरून मुल्क जाने की तैयारी में लग गया। जल्दी से टिकट भी मिल गया और वो मुल्क से बाहर चला गया। 6 बरस बीत गए। शुरू में वो हर खत में लिखता था कि फ़िक्र ना करें, नौकरी मिलते ही रकम रवाना कर दूंगा। फिर एक खत आया कि नौकरी भी मिल गई है, मगर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खत आने बंद हो गए। यूँ 6 साल गुजर गए, मगर न आरिफ वापस आया न रकम भेजी। फूफी जान इसकी फिक्र में बीमार रहने लगी। उधर अरशद ने मुझसे रकम का तकाजा शुरू कर दिया। पहले जब कभी मैं इसके दफ्तर जाती थी ताकि वो ये ना समझे कि मैंने इसका एहसान भुला दिया है, तो वो बहुत इज्जत से पेश आता और कहता कि कोई बात नहीं, रकम तो मामूली है, जब मर्जी आए दे देना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मगर अब इसका रवैया बदल चुका था। वो कहता कि रकम वापस होनी चाहिए। इन दिनों 50,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिर ये इनके बिजनेस के उसूल के खिलाफ भी था कि रकम इतने अरसे तक किसी के पास फंसी रहे। हालांकि इसे मालूम था कि मेरे वालिद बीमार थे और उनकी बीमारी पर हमारा सारा असासा ख़त्म हो गया था, मगर फिर भी वो बच ना सके। एक और साल बीत गया। फूफी जान मायूस होकर बिस्तर से जा लगी। हमें आरिफ का सहारा था और वो ख़त का जवाब तक ना देता था। अरशद ने अब कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं कर्ज मुआफ़ कर दूंगा, क्योंकि फिर ये रकम खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी। इन दिनों मैं सख्त परेशान थी। फिर एक दिन फूफी जान ने मुझे बुलवा भेजा। आरिफ का एक दोस्त बैरून मुल्क से आया था। इसने बताया कि आरिफ सऊदी अरब से अमेरिका शिफ्ट हो गया है और वहाँ इसने शादी कर ली है। अब सऊदी अरब के पते पर ख़त लिखना बेकार है, क्योंकि वो वहाँ नहीं है। हमारे ख़त इससे नहीं मिल सकते। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। जिस शख्स का मैंने 7 बरस इंतज़ार किया वो बेवफा निकला। मेरे वालिद साहब भी इसी इंतज़ार में चल बसे। फूफी अम्मा का भी अब कोई नहीं था। मैं कैसे इन्हें तनहा छोड़ती। आरिफ के दोस्त ने इसकी वो तस्वीरें भी दिखाई जिनमें वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बैठा था। अब इस खबर पर यकीन ना करने की कोई वजह ना थी। मजबूर होकर
میں نے امی جان کو ارشد کے بارے میں بتایا کہ عارف کی وجہ سے میں اس شخص کی قرض دار ہوں اور عارف اب ہمارا نہیں رہا، جبکہ ارشد رقم کے عوض مجھ سے رشتے کا خواہش مند ہے۔ رمشا کی تو کب کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر جا چکی تھی اور اس کا پھر مجھ سے کوئی واسطہ یا رابطہ نہ رہا تھا۔ امی جان 2-3 دن تک سوچتی رہی، پھر ایک روز خود ارشد کے آفس چلی گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تم واقعی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو یا یہ سب کچھ محض تفریح کے لیے ہے؟ ارشد نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں۔ 8 برس گزرنے کے باوجود میں نے کبھی آپ کی لڑکی سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتی ہیں، اور میرا یہ رویہ میری شرافت کی دلیل ہے۔ بے شک میں شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی ہوں، مگر میرا وسیع کاروبار اور کافی دولت ہے۔ میں دوسری شادی کر کے آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ امی جان نے سوچا کہ نہ جانے اب کوئی اچھا رشتہ ملے یا نہ ملے، لہٰذا انہوں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھایا کہ یہ شخص اچھا انسان معلوم ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تم راضی ہو جاؤ، اب عارف تو لوٹ کر آنے والا نہیں، تمہاری پھوپھی کو میں خود منا لوں گی۔ اس طرح ارشد سے میری شادی ہو گئی۔ واقعی اس نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور وہ اچھا انسان بھی تھا، مگر وہ صرف 10 برس زندہ رہے۔ زندگی نے ان سے وفا نہ کی، وہ ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے اور میں بھری دنیا میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ بے سہارا رہ گئی۔ میری سوتن اور میرے سوتیلے بچوں نے میرے شوہر کی جائیداد میں سے مجھے ایک پیسہ بھی نہ دیا اور وہ گھر بھی مجھ سے لے لیا جس گھر میں رہتی تھی۔ پھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگی اور آج میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں۔ میرے دونوں بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ عارف کبھی لوٹ کر نہ آیا، اس نے اپنی سگی ماں کو بھی نہ پوچھا۔ آج پھپھی بھی میرے ساتھ رہتی ہیں، اس امید پر زندہ ہوں کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ دوسری شادی ہر لڑکی کو بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔